सीन अब 5 साल बाद शिफ्ट होता है और शहर के बीच हम एक प्यारा सा महल जैसा घर दिखाया जाता है, जिसके हॉल से किसी बच्चे को खिलखिलाते हुए भागने की आवाजें आ रही थी। वहीं हम हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहां एक 5 साल की बच्ची खिलखिलाते हुए भाग रही थी। उसने एक वाइट कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी और वो बार बार बोल रही थी, पकड़ो मुझे, पकड़ो। वहीं उसके पीछे एक औरत भी भाग रही थी, जिसने एक डार्क ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी। वो बार बार उस बच्ची से बोल रही थी, निया बेटा रुक जाओ, चोट लग जाएगी। तभी उस विला के बाहर एक साथ गई सारी कार्स आकर रुकती हैं। सभी कार्स से ब्लैक ड्रेस पहने गार्ड्स निकलते हैं और जाकर मेन गाड़ी का गेट खोलते हैं, जिसमें से व्हाइट बिजनेस यूनिफॉर्म में इनाया बाहर निकलती है। इनाया अब 24 साल की हो गई थी और वो अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। उसके निकलते ही गार्ड्स जाकर लाइन में लग जाते हैं। इनाया उनके बीच से निकलती हुई विला के अंदर चली जाती है। वहीं उसके आते ही निया, जो अभी भाग रही थी, वो जल्दी से मामा मामा करते हुए भाग कर आती है और इनाया के पैरों से चिपक जाती है। उसे देख पीछे से आती हुई औरत, जो कोई और नहीं मानसी थी, वो बोलती है, ये लड़की भी ना तुम्हारी वजह से अब जिद्दी होती जा रही है। तभी इनाया निया को अपने गोद में लेते हुए बोलती है, होने दो, जिद्दी होगी तभी तो मेरी तरह लाइफ में एक सक्सेसफुल वुमेन बनेगी। और वैसे भी इसकी मामा कभी नहीं चाहेगी कि ये किसी के पैरों के नीचे रहे, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे ये इसका पास्ट हो। ये मेरी बेटी है, जहां भी कदम रखेंगी लाइन से सबकी नजरें झुकेंगी। तभी निया बोलती है, मामा आप इतना लेट क्यों आते हो? उसकी बात सुन इनाया उसकी नाक पर अपनी उंगली धीरे से मारते हुए बोलती है, बच्चा वो तुम्हारे मामा को उसके ऑफिस में बहुत सारा वर्क रहता है ना, इसीलिए मामा लेट आती है। लेकिन मामा आपको और आपकी चीकू को अपने साथ ले जाएगी। उसकी बात सुन निया खुशी से उछलते हुए बोलती है, सच्ची मामा? जिस पर इनाया मुस्कुराते हुए बोलती है, सच्ची मुच्ची। तभी इनाया बोलती है, पहले आप ये बताओ आपने खाना खा लिया? जिस पर मानसी बोलती है, माँ हाँ। समझाओ इसे। तब से बोल रही है, मामा आएगी तो खाऊंगी, मामा आएगी तो खाऊंगी, मामा आएगी तो खाऊंगी, मामा आएगी तो खाऊंगी। गलत बात बच्चा, मामा कभी गलती से लेट हो गई, कभी काम से मामा को लेट हो गया तो, और वैसे भी सबको टाइम से खाना खाना चाहिए। ओके, अगर कभी मामा किसी काम में बसी हो गई और आने में ज्यादा लेट हो गया तो तभी निया इनाया से बोलती है, तो निया मामा के बिना खाना नहीं खाएगी। उसकी बात सुन एक बार को तो मानसी और इनाया के आंखों में पानी आ जाता है और वो निया से बोलती है, ये क्या बात हुई भला? मेरा बच्चा तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक बात हमेशा याद रखना, मेरे बाद तुम ही मेरे सल्तनत की मालकिन हो और तुम्हें तो पता ही है कि ये सल्तनत मेरे बाद तुम्हें ही मिलने वाली है। तो खुद पर इंडिपेंडेंट रहना सीखो और कभी किसी के ऊपर डिपेंड मत रहना। तभी मानसी बोलती है, तू भी ना क्यों भाई के आगे पीन बजा रही है? वो अभी बच्ची है, उसे कुछ समझ नहीं आएगा। तभी वहां एक और छोटी सी बच्ची अपनी आंखों को मलते हुए आती है। वो बच्ची करीब अभी 3 साल की लग रही थी। वो आते हुए मानसी की गोद में बैठते हुए बोलती है, मम्मा आरू को भूख लगी है। तभी इनाया उस बच्ची को देखते हुए बोलती है, अरे बच्चा आप कब सोए? तभी निया बोलती है, मम्मा आरू तो शाम को ही सो गई थी। ये सुन इनाया बोलती है, अरे ऐसा क्यों आरू? जिस पर वो बच्ची बोलती है, मामा वो सिर में दर्द हो रहा था। ये सुन मानसी बोलती है, हाँ वो आरू के सिर में थोड़ा पेन था, इसीलिए सुला दिया मैंने उसे। तभी इनाया उसे अपने पास बुलाते हुए बोलती है, बच्चा आपने मामा को कॉल क्यों नहीं किया? मामा आकर आपको चेक करती ना, जैसे निया दीदी को करती है। दिखाओ। इतना बोल वो उसका माथा छूकर देखती है, तब जाकर उसको सुकून आता है। ये देख मानसी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तभी वहां एक औरत आती है जिसकी उम्र 40 से ऊपर रही होगी। वो आते हुए बोलती है, छोटी मालकिन चलिए आपके खाने का वक्त हो गया है। वहीं ये सुन इनाया आरू और निया को बोलती है, जाओ आप लोग जल्दी से एक गुड गर्ल की तरह खाना खा लो।
अगर आपको आज अपने मामा से कहानियां सुननी है तो ये सुन दोनों खुश होते हुए उसके साथ चली जाती है। उनके जाते ही मानसी इनाया से बोलती है, आखिर कब तक चलेगा ऐसा? तू हमारी से अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? अभी भी देर नहीं हुई है, एक अच्छे लड़के को देखकर शादी कर ले। तभी इनाया मानसी पास आते हुए अपने दोनों हाथ उसके गले में फंसाते हुए बोलती है, आप हो ना मेरे साथ, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। तभी मानसी बोलती है, हाँ, और ये डायलॉग तो मुझे पीछे 5 साल से चिपका रही है। सच में इनाया, अगर तू नहीं होता न तो पता नहीं मेरी और मेरी बच्ची का क्या होता। तभी इनाया उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए बोलती है, पता है दी, आज हम दोनों जो भी हैं एक दूसरे की वजह से ही हैं। पता नहीं आप नहीं होते तो आज मेरी लाइफ कैसे होती। वहीं दूसरी तरफ रसिया में एक बड़ा सा होटल दिखाया जाता है। वो होटल ब्लू, गोल्डन और वाइट के कॉम्बो में था। वो दिखने में बहुत बड़ा था, इतना लग्जीरियस कि देखने वाला इंसान तो देखता ही रह जाए। वो एक रॉयल फील दे रहा था। देखने में ऐसा लग रहा था कि वहां का एक रात का भी खर्चा कई लाखों का होगा। वहीं एक रूम में एक बेड पर एक आदमी शर्टलेस होकर सो रहा था। उसकी पीठ विजिबल थी। उसकी पीठ पर एक ईगल का टैटू बना हुआ था। उस वॉल पर उस लड़के की एक बड़ी सी तस्वीर बनी हुई थी और ये कोई नहीं अंश था जो अब करीब 30 साल का हो गया था। तभी एक टेबल पर रखा हुआ फोन रिंग करता है। रिंग की आवाज सुन अंश बिना आंखें खोले फोन को ढूंढने लगता है। कुछ ही देर में फोन उसे मिल जाता है। वो फोन पिक करता है जिससे उसे दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज आती है, बॉस, वो आपकी मीटिंग फिक्स हुई है इंडिया में INAM अंपायर के साथ। ये सुन अंश सिर्फ हूँ मैं आंसर करके अपना फोन कट कर देता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके रूम में कोई है जो उसे ही देख रहा है। वो अचानक उठकर बैठ जाता है। जब वो सामने देखता है तो सामने जानवी खरी अपनी गंदी नजरों से उसे ही देख रही थी। उसे ध्यान ही नहीं था कि अंश अब जाग चुका है। ये देख अंश खड़ा होते हुए उसका गला पकड़ लेता है और उससे बोलता है, बहुत हुआ तेला, पीछे 5 साल से तू मेरे घर में रह रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि तू मेरे रूम में मेरे बिना परमिशन के आएगी। तुझे पता भी है अंश सूर्यवंशी है कौन। वैसे भी अंश सूर्यवंशी तेरी जैसी लड़कियों को घास भी नहीं डालता। अगले 2 मिनट में तू यहाँ से गायब नहीं हुई तो तुझे दुनिया से गायब करवाने में वक्त नहीं लगेगा मुझे। वहीं उसने जानवी का गला इतनी तेज से पकड़ा हुआ था कि उससे सांस भी नहीं ली जा रही थी और वो अपना गला छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। तभी अंश उसका गला छोड़ते हुए उसे धक्का देते हुए चिल्लाता है, गेट आउट। वहीं जानवी के पास चलने की हिम्मत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो संभलते हुए वहां से बाहर चली जाती है। इधर उधर अंश उठते हुए अपनी बालकनी की तरफ चला जाता है। बालकनी में जाकर वो अपना सिगरेट जलाते हुए एक दो कस लेते हैं और अपने ट्राउजर से अपना फोन निकालता है। ओपन करते ही वो अपना वॉलपेपर देखता है जहां इनाया की एक सुंदर सी फोटो थी जिसमें उसने अपने हाथ में एक छोटा सा रैबिट ले रखा था और वो उसका साथ खेल रही थी। उसने व्हाइट अनारकली सूट पहना हुआ था और वो किसी गार्डन में थी। ये फोटो जब अंश लास्ट बार इनाया के रूम में एंगेजमेंट वाले दिन गया था तो उसे वहां से मिली थी। इसके इनाया का हाफ फेस ही दिख रहा था। तभी अंश उसकी पिक को टच करते हुए बोलता है, बहुत हुई ये दूरी, अब और नहीं। आई एम बैक बेबी। जो काम 5 साल पहले नहीं हुआ वो अब होगा और तुम मेरी होगी चाहे इसमें। ओपन करते ही वो अपना वॉलपेपर देखता है जहां इनाया की एक सुंदर सी फोटो थी जिसमें उसने अपने हाथ में एक छोटा सा रैबिट ले रखा था और वो उसका साथ खेल रही थी। उसने व्हाइट अनारकली सूट पहना हुआ था और वो किसी गार्डन में थी। ये फोटो जब अंश लास्ट बार इनाया के रूम में एंगेजमेंट वाले दिन गया था तो उसे वहां से मिली थी। इसके इनाया का हाफ फेस ही दिख रहा था।
तभी अंश उसकी पिक को टच करते हुए बोलता है, बहुत हुई ये दूरी, अब और नहीं। आई एम बैक बेबी। जो काम 5 साल पहले नहीं हुआ वो अब होगा और तुम मेरी होगी, चाहे इसमें तुम्हारी मर्जी हो या मेरी जबरदस्ती। इतना बोल वो सिगरेट ट्रैश में डालते हुए अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो वॉशरूम की तरफ चल जाता है। वहीं उस होटल के दूसरे रूम में जानवी अपनी हाथों की मुट्ठी बनाई बैठी हुई थी। वो दांत पीसते हुए बोलती है, बहुत हो गया, पिछले 5 साल से मैं तुम्हें पाने की कोशिश कर रही हूँ अंश, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगी, चाहे जैसे भी हो। वही विला दिखाया जाता है जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। विला के हॉल में इनायत के दादाजी बैठे हुए थे। वहीं उनके सामने इनायत के पापा और चाचा सिर झुकाए खड़े थे। शायद दादाजी उन्हें कुछ ऑर्डर दे रहे थे और वो दोनों ही सिर झुकाए उनकी बात सुन रहे थे। वहीं अनुराधा जी अपने कमरे में थी। उनके हाथ में इनाया का एक फोटो फ्रेम था। उनके आंखों में आंसू था। वो अपने आंखों में आंसू लिए पिछले 5 साल से अपनी बच्ची से मिलना चाहती थी। हर दिन वो इस फोटो फ्रेम से बात करती थी। पीछे 5 साल से वो अपनी बच्ची से बातें करना चाहती थी। उनको अभी तक अपनी बच्ची की कोई खबर नहीं थी। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उनकी बच्ची किस हालत में है। वहीं इधर दादाजी अपने दोनों बेटों को बोल रहे थे कि किसी भी हालत में उन्हें अपने बिजनेस को बढ़ाना होगा और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब उनका कोलैबोरेशन INM अंपायर के साथ होगा। किसी को नहीं पता था कि INM अंपायर किसका है। इसके मालिक को कभी देखा नहीं गया था। इनाया हमेशा से ही लो प्रोफाइल रखती थी, इसीलिए कभी किसी को पता नहीं चला कि इतने बड़े अंपायर को खड़ा करने के पीछे कौन कौन सा हाथ है, क्योंकि मानसी ने भी इसमें इनाया की बहुत मदद की थी। क्या अंश बना पाएगा इनाया को अपना? और क्या होगा जब आएंगे अंश और इनाया आमने सामने? और क्या पता चल पाएगा ठाकुर परिवार को INAM अंपायर के मालिक का राज? और कैसा होगा उनका रिएक्शन जब उन्हें पता चलेगा कि INM अंपायर की मालकिन कोई और नहीं, वही है जिसके साथ उन लोगों ने 5 साल पहले ही रिश्ता तोड़ दिया था। तो जाने के लिए सुनते रहिए माय मदर इज अ फाइटर ओनली ऑन नॉवेल ऑडियो बुक पर। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉवेल्स के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।